आदाब नाज़रीन, मैं सनम एजाज और आप देख रहे हैं दिन भर सनम के साथ। पिछले 24 घंटों में क्या कुछ हुआ, अगले 24 घंटों में सियासत कहां तक जाएगी, इस सब पर हमारी दिन भर प्रोग्राम में ख़ास नज़र। शुरुआत सफ़र महमूद से, और सफ़र महमूद साल 2023 का सिलसिला आज से शुरू हुआ और आज से वादी कश्मीर से लेकर जम्मू तक के 12,000 के करीब आज़मीन हज को सफ़र महमूद पर रवाना करने के हवाले से इक़दामात जो उठाए गए थे, उनका पहला पड़ाव आज देखने को मिला। आज बाद दोपहर श्रीनगर के हवाई अड्डे से तो हाजी साहिबान आगे के लिए निकल पड़े, लेकिन सुबह सुबह के ये वो मनाजिर जो श्रीनगर के हज हाउस के बाहर के मनाजिर थे, जहाँ आज़मीन हज उनके अहल खाना, उनके रिश्तेदार मौजूद थे, पहुँचे हुए थे। और यहाँ पे हज कमेटी के अहदेदार, इंतज़ामिया, पुलिस और सिविल हुकाम सभी उनका इस्तकबाल, उनको अलविदा, उनकी दुआएं, उनके लिए दुआएं और उनसे दुआएं करवाने का जो सिलसिला था वो देखने को मिल रहा था। आज 2 फ़्लाइटों के ज़रिए हाजी साहिबान सफ़र महमूद के लिए रवाना हुए, लेकिन सुबह सवेरे ही श्रीनगर के हज हाउस पहुँचने का, हाजी साहिबान के हज हाउस पहुँचने का सिलसिला जारी था। रिक्कत आमेज़ मनाजिर थे और ये तस्वीर श्रीनगर के हवाई अड्डे की। लेकिन उससे पहले हम श्रीनगर की तस्वीर आपको दिखाते हैं, हज हाउस से लेकर दूसरे पड़ावों की, जहाँ पे आज इंतज़ामिया जो है वो पहले जो काफ़िले हैं उनको रवाना करे थे। 2 पड़ाव जो थे आज की, 2 फ़्लाइट्स तो थी। इनमें पहले में 314 आज़मीन हज को सुबह सवेरे श्रीनगर के हवाई अड्डे की तरफ रवाना किया गया और सुबह सवेरे रवानगी के फ़ौरन बाद श्रीनगर के हवाई अड्डे की मनाज़िर हम दिखाएंगे। और श्रीनगर में इन आज़मीन को रवाना करने के साथ साथ यहाँ दुआएं भी की जाती थी, गुजारिशें भी की जाती थी। और जम्मू कश्मीर में पायदार अमन, सलामती और तरक्की के व खुशहाली के लिए दुआओं के मुंतज़र भी लोग थे। और यहाँ पे आज़मीन जो पहुँचे तो जहाँ उनकी जो लवाजमात थे वो पूरी की गई और उसके बाद उन्हें आगे के लिए रवाना किया गया। सुबह 9 बजे पहली जो पड़ाव था यहाँ पे था और उसके बाद दूसरा पड़ाव जो सुबह 11 बजे शुरू हुआ। और मुख्तलिफ़ इलाक़ों से आज़मीन यहाँ पहुँचने के बाद यहाँ जो लवाजमात हैं वो पूरी की जा रही थी। सामान की चेकिंग हो रही थी और सामान की चेकिंग के साथ साथ हाजी साहिबान को पूरा कुछ दिखाया जाता था। इस मौके पर कुछ आँखें नम भी थी, लेकिन अक्सर बता रहे थे कि ये खुशी और बरकत के आंसू हैं। खुशकिस्मत मर्द व ज़न ही बताया जाता है कि अपने हयात या ज़िंदगी में फ़रीज़े हज की अदायगी का खुशकिस्मत को ही मौका मिलता है। और आज जो खुशकिस्मत थे वो सफ़र महमूद के लिए रवाना हो रहे थे। श्रीनगर के हवाई अड्डे की तस्वीर भी हम आपको दिखाएंगे, जहाँ जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने इन्हें अलविदा हाजी साहिबान को कहा। और हाजी साहिबान 2 परवाज़ों में, खुसूसी 2 परवाज़ों में आज जिद्दा शरीफ के लिए रवाना भी हुए। हज कमेटी की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर तफसीलात के मुताबिक आज 623 आज़मीन जो है वो सफ़र महमूद के लिए रवाना हुए हैं। और यहाँ पे जो मनाजिर थे, रिक्कत आमेज़ मनाजिर हम जिन्हें कहेंगे, उन मनाजिर के बीच में जो सूरत हाल थी उस पर जो आज़मीन थे, जो लोग थे, उनका क्या रद्द अमल था, ज़रा हम आपको वो भी सुनाएंगे। जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा के ट्विटर पर भी आज़मीन हज की रवानगी के हवाले से खसूसी ट्वीट भी था और यहाँ पे भी दुआओं की उन्होंने उम्मीद की थी और उन्होंने लिखा था कि उन्हें उम्मीद है कि उनका सफ़र जो है खुश असलूबी से अंजाम होगा, मुक़द्दस सफ़र है। ज़रा आम लोगों के, हम पहले लोगों की जो आज़मीन है उनकी आपको तस्वीर, आपको उनका वो जो वीडियो बाइट है वो आपको सुनाएंगे और उसके साथ साथ इंतज़ामिया ने किस तरह के अरेंजमेंट्स किए थे उनसे आपको हम रोशनास कराएंगे। अल्लाह ताला ये प्रेत कंस मुसलमानस तोत वातुन, क्या प्रेत कंस मुसलमानस यही ख्वाहिश कि बह गोसुस वातुन बैतुल्लाह, तो अल्लाह ताला वातन सारे तहत वातन तो यम असे क्या खुसूसी दुआ रोज सोन हवरस खुसूसी दुआ रब्बुल आलमीन यस कश्मीर से यथ मज वनकस मुब्तला गमत रब्बुल आलमीन ये कर अमन अमान बहाल। यम ये क्या वनकस मतलब क्या बच्चे गमत बाकी क्या तथ क्या वन बह मे तगान तह वन तथ मज मुब्तला गमत लकट लकट नौजवान। अल्लाह ताला बचान प्रेत कंस हाइन राह मुस्तकीम, अल्लाह ताला हाइन सारे राह मुस्तकीम, बचन लड़कन तो कोरन सोन यही दुआ। हमने 20 साल से अल्लाह पाक से मांगा है, रब
آپ نے ہمیں جنم دیا ہے اور آپ ہی ہم کو واپس لینے والا ہے، لیکن تب تک ہمارے لیے موت نصیب مت فرماؤ جب تک ہم کعبہ بیت اللہ میں نہیں جاؤں گا، لیکن وہ بھی حج تمتع وہ ہمارے لیے قبول فرماؤ اور ہر ایک مسلمان کو وہاں پہنچا دو اور اپنے محنت مزدوری کے پیسوں سے۔ 20 سال آپ نے محنت کی، ہم نے 20 سال ہمارے 20 سال میں ہمارے دل میں طرف ہو گئی کہ ہم کعبے میں پہنچنا چاہے، لیکن اللہ پاک نے ہمارے سن لی ہے۔ تو کیا خصوصی دعا رہے گی جموں کشمیر کو لے کر؟ جموں کشمیر کے لیے خوشی سے یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہاں خوشحالی کا بہار لائے انشاءاللہ، جیسے پہلے تھا، خوشی لائے یہاں انشاءاللہ۔ آج ہمارے 2 فلائٹیں ہیں، 2 فلائٹوں میں 630 حاجی صاحبان روانہ ہو رہے ہیں۔ یہ ڈائریکٹلی جدہ جائیں گے اور مکہ شریف پہلے انہیں عمرہ کرنا ہوگا، تو یہاں پہ انہیں صبح جو پہلی فلائٹ تھی انہیں 9 بجے رپورٹ کرنا تھا اور دوسری فلائٹ ہے وہ 11 بجے رپورٹ کرے گی۔ یہاں پہ پہلے ان کو بورڈنگ پاس دیا جاتا ہے اور باقی جو کاغذات وغیرہ ہیں وہ چیک کا چھان بین کر کے انہیں یہاں پہ بٹھایا جاتا ہے، اور اس کے بعد یہ 2 گھنٹے کے بعد البتہ 2 گھنٹے لگ بھگ انہیں یہاں رکنا ہوتا ہے، اس کے بعد یہاں سے نکلتے ہیں۔ تو یہ بتائے گا کہ یہاں پہ ان کو کیا سہولت دی گئی؟ یہاں پہ ڈاکومنٹس وغیرہ جو ہیں وہ چیک کیے گئے اور اچھی ان کو بورڈنگ پاس وغیرہ ملا۔ سری نگر کے حج ہاؤس کے باہر کے مناظر سے لے کے سری نگر کے ہوائی اڈے کے رکت آمیز مناظر، اور انہی مناظر میں ہر مسلمان کی یہ تمنا ہوتی ہے کہ اسے اس مقدس سفر پر جانے کی توفیق عطا ہو جائے، رب کائنات اس کی یہ دعا پوری کرے۔ ہر مسلمان کی ایک تمنا خواہش ہوتی ہے، اکثر کی خواہش یہ پوری ہو جاتی ہے لیکن کچھ کو دیری بھی ہو جاتی ہے، اور یہ ہر مسلمان چاہتا ہے، خاص طور پہ اگر سفر محمود پہ جانا ہو، کسی جو تمنا ہے جانے کا موقع ملے تو جوانی میں ہی جانے میں مزہ ہے، صورتحال میں اس مقدس سفر میں ایک لطف بھی آتا ہے، اور لطف کے ساتھ ساتھ جو مذہبی فریضہ ہے وہ بھی انجام دیا جاتا ہے۔ 5 ارکان ہیں اسلام کے، حج ان میں بھی ہے، ارکان میں شامل ہے۔ لیکن آپ کو ناظرین اب ارکان کی بات کریں تو ہم اسلامی اسکالرس کی بات کرتے ہیں۔ مولانا رحمت اللہ قاسمی دارالعلوم رحیمیہ بانڈی پورہ کے محتمم بھی ہے، معروف اسلامی اسکالر بھی ہیں، اور ان کی آج طلبی کی گئی تھی، اور یہ طلبی NIA یعنی قومی تحقیقاتی ایجنسی نے کی تھی، اور مولانا رحمت اللہ قاسمی کے نام جاری NIA کے نوٹس میں لکھا گیا تھا کہ ایسا لگتا ہے کہ آپ جو کیس ہے مبینہ طور پہ وہ دہشت گردی ریلیٹڈ کیس ہے، اس سے آپ اس کے حقائق سے واقف ہیں، اور آج آپ سری نگر کے کیمپ آفس NIA کے کیمپ آفس تشریف لے آئیں۔ آپ سے کچھ سوالات جو ہیں ان کے جوابات لیے جانے ہیں، اور خبریں یہ بھی ہیں کہ مولانا رحمت اللہ قاسمی آج سری نگر NIA دفتر بھی پہنچے، جہاں ان سے اس سلسلے میں پوچھ تاچھ بھی ہے۔ یہ خبریں ہیں، تفصیل اس کی موصول نہیں ہو سکی ہے، لیکن معروف اسلامی اسکالر اور اسلامی اسکالر کے NIA کی طلبی پر سیاسی جماعتوں کا بھی رد عمل آیا ہے۔ نیشنل کانفرنس جنوبی کشمیر میں تھی، اور نیشنل کانفرنس کے ناصر اسلم وانی نے بھی اس پہ اپنا آج رد عمل ظاہر کیا ہے۔ ان کا رد عمل اسلامی اسکالر پر ذرا ان کا رد عمل جاننا چاہیں گے، کیا بتا رہے ہیں ناصر وانی صاحب؟ یہ قانونی کارروائیاں ہیں، جہاں جہاں حکومت کو ضرورت پڑتی ہے وہاں کرنی چاہیے۔ اس میں جیسے بھی پہلے بھی ہمارا یہی سٹینڈ رہا ہے، کہیں پولیٹیکل وچ ہنٹ نہ ہو، باقی اگر کہیں جو ضروری کارروائی کرنے کی ضرورت سرکار کو پڑے وہ ہمیشہ کرتے رہیں۔ ناصر اسلم وانی نیشنل کانفرنس کے لیڈر، اور یوجولی شک کی سوئیاں اکثر کشمیر میں کھڑا ہوتی ہے پولیٹیکل وچ ہنٹ کی، جو بات انہوں نے بھی کی، اور انہوں نے بتایا بھی کہ پولیٹیکل وچ ہنٹ نہ ہو، اگر قانون کو ضرورت ہے پوچھ تاچھ کی جا سکتی ہے، لیکن پولیٹیکل وچ ہنٹ جو ہے وہ نہیں ہونی چاہیے۔ لیکن ہم پولیٹیکل وچ ہنٹ تو نہ کہیں، لیکن پولیٹیکل تماشا ہی اسے کہیں گے۔ کچھ لوگ اسے کہتے ہیں، معاف کیجیے ہم نہیں، کچھ لوگ کہتے ہیں کچھ تماشا ہے۔ آخر کیا ہو گیا؟ یہ سب کچھ ہو رہا ہے، ہم پاور کی بات کریں، طاقت کی بات کر رہے ہیں، اور عام طور پہ اسے کشمیر میں بجلی کہا جاتا ہے۔ پچھلے 3 سے 4 دن ہو گئے ہیں، ایک برپا ہے، طوفان ہے، اور یہ اس وقت میں ہوا ہے جب کبھی ہوتا نہیں تھا۔ کشمیر میں اگر بجلی کا فیلئر ہو جاتا، سرما میں تو ٹھیک تھا، سرما میں کہا جاتا تھا کہ لوڈ شیڈنگ ہے، گیجٹ استعمال ہوتے ہیں کشمیر میں، پاور کا جو پانی کے ذرائع ہیں وہ خشک ہو گئے ہیں، برف آ گئی ہے، تو ایک پریشانی ہو جاتی تھی۔ لیکن پچھلے 4 دنوں سے کشمیر میں بجلی کی بڑی کرائسس ہو چکی ہے۔ ابھی آپ گھر میں شام کو داخل ہوئے نہیں ہوتے ہیں کہ آپ کا بجلی کا سسٹم فیل ہو جاتا ہے، بجلی چلی جاتی ہے، کبھی دیر گئے رات
बात कहीं आ ही जाए तो दूसरी बात है। शुक्र ऊपर वाले का, मेहरबानी ऊपर वाले की, शर्मा नहीं है, वरना ठंडा पानी सुबह सुबह सबको यख बस्ता कर देता। लेकिन फिर भी बिजली की ज़रूरत है, शाम से लेकर सुबह तक, ख़ास तौर पे उन बच्चों को बिजली की ज़रूरत है। और कश्मीर में इन दिनों जो पोल्यूशन वगैरह है उसका भी ग्राफ आया चुका, उसमें बहुत से घरों में ऑक्सीजन के जो सिलेंडर्स हैं वो लगे रहते हैं, वो ऑक्सीजन जो इनहेलेटर्स हैं वो लगे रहते हैं। तो बहुत ज़्यादा क्राइसिस मची हुई है, हर तरफ से ये सवाल पूछे जा रहे हैं आखिर क्या हो गया बिजली को पिछले 4 दिनों से। अफवाह ये भी चली है कि मरकज़ी सरकार ने 25% जो बिजली है वो कम कर दिया है। अगर 25% बिजली कम की गई तो सब लोग कहते हैं कि क्या फिर इतना क्राइसिस हो गया 25% से। इस दौरान में आजकल तो ख़ास तौर पे लोग ज़्यादातर बिजली का इस्तेमाल जो है, अब हीटर भी लगे हैं, अब माफ़ कीजिए हीटर नहीं लगे, मीटर भी लगे हैं, डिजिटल मीटर हैं, बाकी मीटर हैं, जहाँ नहीं लगे वहाँ लग रहे। ये सरकार का एक दबदबा है सरकार का बिजली के हवाले से। लेकिन हो क्या गया बिजली को, सरकारी सतह पर इस पर कोई अभी तक रद्दअमल नहीं आया है। लेकिन लोग अपनी अपनी तरह से इसका जो है रद्दअमल दे रहे हैं, अपनी अपनी तरीके से इसकी तशरीह कर रहे हैं। कुछ लोग इसे सियासत से जोड़ रहे हैं, कुछ लोग कश्मीर से जोड़ रहे हैं, कुछ लोग दिल्ली और कश्मीर के रिलेशंस के साथ जोड़ रहे हैं, और सियासतदान भी इस पे कहीं न कहीं अपना रद्दअमल दे रहे हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस के डॉक्टर मुस्तफ़ा कमाल बड़े लीडर हैं और अक्सर जो उनके बयानात होते हैं बड़े टफ बयानात होते हैं, ख़ास तौर पे मरकज़ को बड़ा इल्ज़ामात देते रहे हैं। इस चीज़ को लेकर भी डॉक्टर मुस्तफ़ा कमाल मरकज़ी सरकार पर इल्ज़ाम ही आयद करते हुए बता रहे हैं कि ये तो एक पॉलिसी है उनके अल्फाज के मुताबिक, और जानबूझ को अवाम को परेशान किया जा रहा है। और एलजी इंतज़ामिया पर इल्ज़ाम आयद करते हुए बता रहे हैं कि कौन कहता है एलजी इंतज़ामिया अवाम दोस्त है। उनके लफ्ज़ों के मुताबिक इंतज़ामिया का अवाम के साथ तो कश्मीर में अब कोई ताल्लुक़ ही नहीं है, और ये बिजली का फेलियर उसी की एक कड़ी है। ज़्यादा बात नहीं, मुस्तफ़ा कमाल को सुन लीजिएगा। Been a figure that was released by the JNK government saying that under the new industrial policy over a 2200 crore have been invested in the Jammu and Kashmir in past 1 year, and over a 5500 crore will be on the track. So one side the government is saying that the regional parties were ruining the people of Kashmir, and this is what we have done after the abrogation of Article 370. So how do you see this investment figure releasing by the government? Well, no figure, I have not seen any figure. Do they forget? कठुआ इंडस्ट्रियल एस्टेट कब आया? बिजली की आंख मचोली माजी में भी होती थी, लेकिन आज ये खुले बंदों बिजली इस्तेमाल कर रही है ताकि लोग परेशान हाल हों। इनको किसी भी लिहाज से, किसी भी ज़ाविये से आप देखें, ये अवाम दोस्त है नहीं। और ये सरकार जो है, ये मरकज़ी सरकार की चुनी हुई सरकार है जो बराह रास्त कुर्सियों पे बिठाई गई है। यहाँ जहाँ अगर कोई बैठता था वो भी इलेक्शन, अवामी इलेक्शन के बाद जो उभर के आता था, जो लोगों की नुमाइंदे होते थे, वो फिर फैसला करते थे कौन कहाँ होना चाहिए। वो अवाम और जो है ताल्लुक़ इन मामलों का नफ़ी के बराबर है। ये मौजूदा सरकार अवाम दोस्त नहीं है। ये अवाम को हर ज़ाविये से तंग करना चाहती है, उनको मजबूर करना चाहती है। ये इनका नस्बुल ऐन है। डॉक्टर मुस्तफ़ा कमाल तेज़ तरार बयानात देते रहते हैं और अक्सर दिल्ली को मोर्द इल्ज़ाम भी ठहराते रहते हैं। कश्मीर की जो इस वक्त एडमिनिस्ट्रेशन है उसके हवाले से अक्सर डॉक्टर मुस्तफ़ा कमाल कहते हैं कि ये तो पॉलिटिकल गवर्नमेंट नहीं है, अवाम की चुनी हुई सरकार नहीं है, ये तो मुसल्लत करदा उनके अल्फाज के मुताबिक है, तो इससे कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है। और बिजली पर भी उनका यही रद्द-ए-अमल है कि ये डिलिब्रेट किया जा रहा है। लेकिन बताया जाता है कि 1400 मेगावाट कश्मीर को बिजली की ज़रूरत पड़ती है, 1000 मेगावाट बिजली अवेलेबल है, इसीलिए ये सब कुछ जो है पावर कट्स हो रहे हैं। लेकिन सियासी जमातों में अपनी पार्टी के मोहम्मद रफ़ी मीर साहब भी दबे लफ्ज़ों सरकार को ज़िम्मेदार ठहराते हुए बता रहे हैं कि माजी में ऐसा कभी हुआ नहीं, होता नहीं था। गर्मा के मौसम में जब ये पावर क्राइसिस जो थी जम्मू के इलाकों में देखी जाती थी, कश्मीर में नहीं हुआ करती थी। लेकिन अब सरमा के बाद कश्मीर में गर्मा के मौसम में भी पावर कटौती की जा रही है। आम लोग परेशान हैं, ताजिर परेशान हैं, असर दो ज़िंदगी के हर शोबे पर पड़ रहा है। और जहां उनके अल्फाज के मुताबिक सरकार एक तरफ बुलंद बांग दावे करती है, वहीं दूसरी तरफ बिजली के बुलंद बांग दावे, बिजली की कटौती सरकार के बुलंद बांग दावों की नफ़ी भी करता है। सुनिएगा रफ़ी मीर साहब को।
ये नहायत अफसोस की बात है। जून का महीना चल रहा है, ये समर है, जबकि समर में हवा अच्छी सप्लाई पानी का भी बहुतात है और मौसम भी ठीक है, बर्फ़ भी पिघलता है, तो इसमें कभी कर्टेलमेंट नहीं हुआ करता था इन महीनों में। कर्टेलमेंट जो पहले विंटर का था, एक तो वो भी कहीं कहीं पे बराबर है जितना विंटर में होता था, और दूसरा ये खबर चली है कि 20% पावर कर्टेलमेंट फर्दर हो गया है, जिससे न सिर्फ ताजरान इफ़ेक्टेड है, स्टूडेंट्स पे भी बुरा असर पड़ रहा है, पेशेंट्स पे असर पड़ रहा है, हॉस्पिटल्स में असर पड़ रहा है, और यहाँ पे जो आजकल सयाहती सीज़न है उस पर भी होटल वालों को, कमर्शियल यूनिट्स को बड़ी मुश्किलात का सामना है। एक तरफ से सरकार के ये दावे हैं कि हमने बिजली सिस्टम में, तरसीली लाइनों में, जनरेशन में इजाफ़ा किया है, उससे हम ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि हमारे शायद पूरे 12 महीने बिजली अब ठीक रहेगी। चलिए सर्दियों के अयाम में तो हम मानते हैं कि पानी की कमी हो जाती है, कुछ % कम रहता है, लेकिन आज के दिनों में पावर का कम होना बहुत ही परेशानी है, और बाइस परेशानी ये हर तबके के लिए है। मैं आपकी वसातत से एडमिनिस्ट्रेशन तक, एलजी साहब तक ये पहुंचाना चाहता हूं कि कम से कम हमारे बच्चों के रिस्कों में आए, ताजरान के रेस्क्यू में आ जाएं, टूरिज़्म सन्नत को धचके से बचाएं, और ये वजह भी मोहम्मद रफ़ी मीर अपनी पार्टी के लीडर और हल्का इंतखाब पहलगाम से इनका ताल्लुक टूरिस्ट डेस्टिनेशन पहलगाम। और जब सयाहत की बात की जाए तो सयाहत साहब ज़ाहिर है अगर टूरिस्ट यहाँ आएगा तो उसके इस तरह के पावर कट्स होंगे, इस तरह से उसका जो सूरत हाल देखने को मिलेगी तो परेशान भी होगा, और शायद अगली बार वो यहाँ ना आए। तो टूरिज़्म की प्रमोशन के लिए, टूरिज़्म के बूम के लिए बिजली ज़रूरी है, और इसी बिजली पर जो पावर है, ताकत है, पावर का मतलब ताकत होता है, तो इसी ताकत से सिस्टम चलता भी है, और इसी सिस्टम में हमारा ट्रेडर भी आता है, टूरिज़्म प्लेयर्स भी आते हैं। और कश्मीर का ट्रेडर इस हवाले से भी नाराज़ दिखाई दे रहे हैं। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा से बराह रास्त मुदाखलत की बात करते हुए हर कोई पूछ रहा है कि जब सब कुछ ठीक करना है तो ये पुर्जा क्यों ढीला हो रहा है। जहाँ एक तरफ सरकार मामलात को ठीक करने की भरपूर कोशिश कर रही है, वहीं दूसरी तरफ इस तरह के मामलात जो हैं उससे सरकार की जो पॉजिटिव पॉलिसी है उसका मनफी असर पड़ता है। तो लोग हर मामले पर फिर जो है नज़र उठा लेते हैं, उसको शक की निगाह से देखते हैं। तो श्रीनगर में ताजर भी इस हवाले से अपना रद्द-ए-अमल ज़ाहिर कर रहे थे। जो गवर्नमेंट की एफ़र्ट्स होती हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा टूरिस्ट आते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह टूरिस्ट पिछले साल भी काफ़ी आया, इस साल भी काफ़ी टूरिस्ट हैं, हम नहीं कह रहे हैं, लेकिन हमें कोशिश करनी चाहिए कि जो भी यहाँ टूरिस्ट आए, जो भी मेहमान आए, जिनको भी बुलाएं वो आराम से रहें और उनको कोई इस किस्म की तकलीफ़ नहीं हो। बाकी यह है कि इंडस्ट्री में है, यूनिट में अभी मुझे बेकरी यूनिट वाला कह रहा था कि उसको पिछले 7-8 दिन रोज़ से बड़ी दिक्कत हो रही है, उसको 2-3 बार फेंकना पड़ा है अपना वो अरेंजमेंट। हालांकि जनरेटर भी होता है, लेकिन जनरेटर और पावर बैकअप की एक लिमिट होती है, वो चलाने लिमिट होती है, आप ज़्यादा डिपेंडेंट पावर पर रहते हैं। और ये ज़रूरी है कि तो स्मार्ट मीटर भी लगाते हैं, बाकी भी करते हैं, स्मार्ट मीटर लगाएं। फ़ीस अगर गवर्नमेंट के पास बाकी है या प्राइवेट कंज्यूमर्स की फ़ीस ले लें, इनमें कोई ये बात नहीं है कि फ़ीस नहीं लेनी, फिर उनसे लेनी चाहिए, लेकिन ये बहाना नहीं करना चाहिए कि हमें लोग फ़ीस नहीं देते। मेरे ख्याल में 90% से ज़्यादा लोग फ़ीस देते हैं, बराबर फ़ीस देते हैं, और इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ग्राउंड लेवल पर जो है वो फ़ीस वसूल कर लें, ताकि आम आदमी, एक स्टूडेंट, एक पेशेंट, आम आदमी, स्टूडेंट, ट्रेडर, ताजर जो भी है वो बिजली का मुंतज़िर रहता है। और ये जब भी सरकार कुछ अच्छा करना चाहती है तो बीच में कुछ ना कुछ इस तरह के रोड़े जो हैं, आम लोगों की राय यही है, अटकाए जाते हैं। जब सरकार ने 2022-23 में शुरुआत की, एक नई अचीवमेंट की, G20 की शुरुआत का ऐलान किया, उसके साथ साथ यहाँ नई सतह पे टूरिज़्म से लेकर दूसरी चीज़ों को पहुँचाने की, फॉरेन इन्वेस्टमेंट की बात की, तो अचानक ही यहाँ सरकार की डिमोलिशिंग ड्राइव एक पुर्जे की शुरू हो गई। डिमोलिशिंग ड्राइव अभी ख़त्म नहीं हुई थी, वाविला उस पर चला, उसकी तरफ से लोगों पे शक की उंगलियाँ उठने लगी। अभी उस पर कहीं ना कहीं सरकार ने फिर कदगन लगाई, तो फिर प्रॉपर्टी टैक्स का मामला आ गया, फिर सरकार को कटघरे में लोगों ने शक की निगाह से देखना शुरू किया, और अब एक बार फिर सरकार ने एक कामयाब G20 का यहाँ पे प्रोग्राम किया। और उसके बाद जब टूरिज़्म और उसके साथ साथ यात्रा जब फुल बूम में होने वाली है, हज का सफ़र भी शुरू हो चुका है, तो कहीं न कहीं सरकार की पॉजिटिवनेस ग्राउंड पे आना शुरू हुई है। तो कहीं न कहीं नून में नुक्ता निकालने के लिए इस तरह के मामला देखने को मिल रहे हैं। और बिजली का ये फॉल्ट है, ये सरकार की
जो पॉजिटिवनेस है उस पर कहीं न कहीं एक छाप डाल देती है, नेगेटिव इम्पैक्ट डाल देती है। तो हम लोगों की बात भी, लेकिन हरबख्श सिंह PDP के बड़े लीडर भी हैं और सरदार हरबख्श सिंह भी बिजली के मामला से लेकर कश्मीर की सिक्योरिटी पर अपना रद्दमल ज़ाहिर कर रहे हैं और बिजली के मामले पर दूसरी जमातों की तरह PDP भी सरकार से नालान दिखाई दे रही है। ज़रा हरबख्श सिंह को सुनते हैं बिजली पे क्या बता रहे हैं और उसके बाद सरदार हरबख्श सिंह से हमने सिक्योरिटी मामला पर भी बात की, क्योंकि सिक्योरिटी कश्मीर की और सिक्योरिटी पे सब लोगों की नज़र रहती है। तो ज़रा सुनिएगा पहले हरबख्श सिंह क्या बता रहे हैं हमारे यहाँ के बिजली क्राइसिस पर। जो बड़ी बदकिस्मती है कि जिस तरीके से पावर सिस्टम को मेंटेन रखना था वो नहीं है, और समझ नहीं आ रही है। जब हम बात करते हैं कि हमने बहुत पॉलिश्ड सिस्टम किया, मुझे समझ नहीं आ रही है कि हमने 3 साल के अंदर तीसरा मीटर लगा दिया। कभी बोलते वो वाला मीटर लगाओ, कभी बोलते आप स्मार्ट मीटर लगाओ, कभी केबलिंग चेंज होती है, कभी ये होता है। लेकिन हमारा ये जो शेड्यूल है और जो ये कैपेसिटी है हमारी इलेक्ट्रिसिटी की, वो इतनी इफ़ेक्ट आज तक कभी नहीं हुई जो इस बार में हुई है। तो ये एक बड़ा इम्पॉर्टेंट इशू है, क्योंकि अगर पावर नहीं है तो इंडस्ट्रीज़ नहीं है, पावर नहीं है तो कोई काम नहीं है, पावर नहीं है तो मीडिया नहीं है। जो सिस्टम है, जो बैकबोन है पूरे कारोबार का, पूरा सिस्टम का, वो पावर है। और बदकिस्मती की बात है, ये पावर हम ही जनरेट करते हैं, हमारे यूनिट्स यहाँ हैं, हमें पावर पूरा नहीं होता तो पावर बाहर बेचा जाता है। तो जो हम पावर प्रोजेक्ट्स की बात करते थे, जब हमने कॉमन मिनिमम प्रोग्राम भी बनाया था, जब हम गवर्नमेंट में भी थे, तो हमारे जिस तरह अफसा एक इम्पॉर्टेंट इशू था, इसी तरह हमारे पावर प्रोजेक्ट भी इम्पॉर्टेंट इशू थे। जो हमारे ट्रेडर साहिबान हैं इन्होंने आज तक कभी पावर प्रोजेक्ट्स की बात नहीं की। ये डिमांड करते हैं हमें बिजली दे दो। बिजली कहाँ से आएगी? बिजली तब आएगी जब हमारे अपने पावर प्रोजेक्ट्स हमें आएंगे, जब हमारा रेवेन्यू जनरेट होगा तो बिजली भी आएगी। सो इनको भी, पूरी सोसाइटी को हम तो बात करते ही हैं, बात करेंगे। अगर हमें इसमें इनके साथ मीटिंग भी करनी पड़े, गवर्नमेंट को लिखना भी पड़े, और जो अनशेड्यूल्ड कट्स होते हैं समझ ही नहीं आता। मैं अब दूर दराज इलाकों की बात, आप तो शहर की बात करते हो, इंडस्ट्रीज़ की बात करते हो, गांव में तो पता ही नहीं है बिजली कब आएगी, कब नहीं आएगी और क्यों आएगी। लोकर लोजिगल सरदार हरबख्श सिंह पावर हाउसेस की बात करते हैं। कश्मीरी की उर्दू की कहावत है, बेटा मरे अंधेरे में अब्बा पावर हाउस। तो उसी पावर हाउस की बात कर रहे थे कश्मीर में, जो कभी ख्वाब हुआ करते थे। अब बताया जाता है कि अब तो ख्वाब ही रहेंगे जो कभी हुआ करते थे। लेकिन हम एक और की मामले पर भी चलेंगे। ये हमारे यहाँ ट्रैफिक निज़ाम है और उसी ट्रैफिक निज़ाम को दुरुस्त करने के लिए हमारी ट्रैफिक पुलिस जो है वो काम कर रही है। उसके साथ साथ हमारा जो ट्रांसपोर्ट की इंतज़ामिया है वो भी काम कर रही है। लेकिन अगर आप गाड़ी आपके पास है और आपने उसकी रजिस्ट्रेशन जो है किसी से ख़रीदी, अपने नाम रजिस्ट्रेशन नहीं कराई है, तो आपको परेशानी हो सकती है। और उसी परेशानी को दूर करने के लिए ट्रैफिक हुकाम ने अब बाज़ाब्ता तौर पे आपके मोबाइल को उसके साथ लिंक करते हुए नई सहूलियत आपके लिए कर रखी है। RTO कश्मीर शाहनवाज बुखारी इस हवाले से बताते हैं कि मोबाइल आपका आधार कार्ड, आपकी गाड़ी मोबाइल से लिंक करिएगा और कानून का पे अमल कीजिएगा। देखिए, ये हमारी जो जितने भी सर्विसेज हैं ट्रांसपोर्ट रिलेटेड, जिसमें बहुत सारे एक कमर्शियल ड्राइवर साहिबान की गाड़ी होती है और जो कभी हमारी पर्सनल गाड़ी भी होती है। इसमें क्या हुआ ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम कि मैंने अपनी गाड़ी बेची, आपको, आपने बेची उसको, उसने बेची तीसरे बंदे को, लेकिन कागज़ भी मेरे नाम के हैं। एक ये बिल्कुल नॉर्म सा बन गया है, ये लॉ के ख़िलाफ़ है। जैसे आप गाड़ी बेचते हैं, आपको 30 दिन के अंदर अंदर हम उसको बताते हैं फॉर्म 29 में इंटीमेट करना है रजिस्टरिंग अथॉरिटी को कि मैंने ये गाड़ी फ़लाँ आदमी को बेची। या अगर किसी डीलर को, जो आपका सेकंड हैंड कार डीलर जितने भी मार्केट में हैं, उसको आप गाड़ी बेचते हैं, एक फॉर्म 29C होता है ऑनलाइन, वो आपने इंटीमेट करना है अपनी रजिस्टरिंग अथॉरिटी को कि मैंने ये गाड़ी बेची। तो अब हमने ये हमारे परिवहन पोर्टल जो है उस पर हमारी एक फैसिलिटी है ऑनलाइन मोबाइल अपडेट करने का। तो कोई वेबसाइट पे जा सकता है, अपना जो करंट मोबाइल नंबर है उसका जो आधार के साथ लिंक्ड है, क्योंकि हमारे साथ जितनी भी आपकी गाड़ी की रजिस्ट्रेशन है या कोई भी सर्विस है, आपकी ड्राइविंग लाइसेंस है, वो पीछे से आधार के साथ लिंक होती है। जो आधार के साथ आपका मोबाइल नंबर लिंक है, वो वाला नंबर आप हमारे सिस्टम पे अपनी गाड़ी के अगेंस्ट या अपनी ड्राइविंग लाइसेंस के अगेंस्ट है,
اس کو اپڈیٹ کریں. یہ دونوں سروسز جو ہیں یہ ہمارے واہن پورٹل پہ اویلیبل. چلیے اپڈیٹ کریے گا، سافٹ ویئر اپڈیٹ کرنا ہے، اور سافٹ ویئر نہیں، آپ کو اپنا اپڈیٹ کرنا ہے موبائل، اور اس کے ساتھ آپ کی گاڑی کا معاملہ جو ہے وہ حل کیا جا سکتا ہے. لیکن آپ کو بتائیں گاڑی کی بات، تو گاڑی میں ایمبولینس بھی آتی ہے، لیکن یہ ایمبولینس کتنی ضرورت ہے؟ اکثر ہماری سڑکوں پہ ایمبولینس جب سائرن بجاتے ہوئے بھی گزرتی ہے تو ہماری سڑکوں پہ کچھ منچلے ایسے بھی ہوتے ہیں، یا یوں کہیں کچھ ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جو ایمبولینس کے سائرن کی آواز سننے کے باوجود بھی اس کو رستہ نہیں دیتے ہیں. صاف ظاہر ہے اس ایمبولینس میں کوئی ایسا شدید زخمی بیمار ہو سکتا ہے جو چند لمحات میں اگر اس کو صحیح علاج نہ پہنچ سکے تو اس کی موت بھی واقع ہو سکتی ہے. اور ایسا بہت بار دیکھا گیا ہے کہ یہ لوگ جو ہے اس ڈرائیور کو، اس ایمبولینس گاڑی کو رستہ نہیں دیتے ہیں. لیکن کبھی کبھی ایمبولینس وقت پہ پہنچ بھی نہیں سکتی ہے. ہم مینڈر خطۂ جموں کی یہ تصویر آپ کو دکھاتے ہیں، اور اس تصویر میں ایمبولینس نہ ملنے کے بعد یہ تصویر ہے بیمار کو ہسپتال پہنچانے کے لیے یہ سب کچھ کیا جا رہا ہے. سوشل میڈیا پہ یہ بڑی تصویر وائرل ہو رہی ہے، اور انتظامیہ کیا ایڈمنسٹریشن کے لیے جو القابات وہاں سوشل میڈیا پر لکھے جا رہے ہیں ان کے حوالے سے سرکار اگر دیکھ لے تو پتہ چل ہی جائے گا کہ کس طرح سے نوازا جاتا ہے. سوشل میڈیا پر یہ ویڈیو وائرل ہے، اور اسی ویڈیو کے وائرل ہونے کے بعد پوچھا جا رہا ہے کہ ہمارا جو سسٹم ہے اس سسٹم کو اپڈیٹ کرنے کی کتنی ضرورت ہے. اگر سسٹم ہمارا اپڈیٹ ہوتا تو یہ صورتحال نہیں ہوتی، ایمبولینس وقت پہ پہنچ پاتی. بیمار کو یہ ذہنی طور پہ مریضہ ہے، اور یہ مینڈر کے بازار میں پڑی ہوئی تھی. مقامی لوگوں نے ایمبولینس کو کال کیا اور ایمبولینس نہیں آئی، اور اس کے بعد اسے اس حالت میں ہسپتال تک پہنچایا گیا. ذرا سنیے گا وہاں پہ انتظامیہ اس حوالے سے بھی کیا کہتی ہے. اس میں ایسا ہے کہ ہماری 3 ایمبولینسز تھی، 2 تو ڈیوٹی پہ تھی. 108 بھی اس کو آئی ڈی تھی، رجسٹرڈ آئی ڈی، وہ پیشنٹ کو ریسیو کرنے گئی تھی. دوسری ایمبولینس بھی پیشنٹ کو لے کر جوری گئی تھی، اور تیسری ایمبولینس جو ہے ہماری ادھر ہی تھی. ایمبولینس گئی ہے پیشنٹ کو ریسیو کرنے کے لیے، راستے میں ٹریفک جام بہت تھا. جب تک پہنچی لوگوں نے خود ہی پیشنٹ کو اٹھا کے ادھر لے آئے. ہماری ایمبولینس تو گئی ہے، ایسی بات نہیں ہے، بٹ راستے میں وہ لے آئے تو پھر انہوں نے پیشنٹ کو ڈائریکٹ ادھر لے آئے. سر ابھی پیشنٹ کی کیا کنڈیشن آپ کے پاس؟ لو جی، مینڈر نہ سری نگر کا لال چوک ہے، نہ جموں کا گاندھی نگر ہے جہاں ٹریفک جیم ہو. عام طور پہ ایک چھوٹا سا قصبہ ہے جہاں اس طرح کا ٹریفک جیم ہو جائے کہ ایمبولینس کو ٹائم لگے اور ایمبولینس نہ پہنچ سکے. یہ ہمارے ہاں بعد میں بہانے بازی بہت ہوتی ہے. انتظامیہ جب ٹائٹ نہیں ہوگی، جب انتظامیہ سے پوچھا نہیں جائے گا تو ایسا ہی کچھ ہو جاتا ہے. اور جنوبی کشمیر کے شوپیاں کے علاقے میں بھی بتایا جاتا ہے کہ انتظامیہ سے نہیں پوچھا گیا تو اس کے بعد حالات یہ پہنچے، لوگ نعرے بازی کرتے ہوئے ڈی سی آفس کے باہر پہنچے. یہ شوپیاں کا علاقہ ہے، اور شوپیاں کے علاقے میں آئی اے وائی کو لے کر نعرے بازی احتجاج کیا گیا، اور بتایا گیا کہ انتظامیہ کے اثر و رسوخ کے ساتھ یہاں آئی اے وائی جن کا حق تھا ان کو نہیں دیا گیا. اور جو آئی اے وائی یعنی جو گھر غریب کو بنانے کے لیے اس مرکزی سرکار جو مدد دیتی ہے، اس رقم کی لوٹ کھسوٹ ہوئی، امیروں کو دیا گیا، جو حقدار تھے انہیں نہیں ملا. اور اس کے بعد یہ سڑک پہ احتجاج کر رہے تھے. اس لیے ادھر جمع ہوئے ہیں کہ گورنمنٹ نے جو ہمیں دیے تھے آئی وے کیس جو غریبوں کی خاطر، تو انہوں نے کیا کیا ہے کہ وہ جب سب امیروں کو دیے ہیں، غریبوں کی طرف کوئی دیکھتا ہی نہیں. ان کو چاہیے پیسے، اگر کسی کے پاس پیسے ہیں انہی کو دیتے ہیں، غریبوں کی طرف کوئی نہیں دیکھتا ہے. یہاں پہ جو بھی دیتے ہیں آگے آفیسر مانتا نہیں، کوئی غریبوں کو آگے آنے نہیں دیتا ہے، صرف امیروں کے پیچھے. اگر امیروں کو ایک گھر کو 4 کیس دیے ہیں، غریبوں کو کیوں نہیں دیے ہیں؟ غریب کہاں جائیں گے؟ اس وقت دیکھو آپ ہر چیز کو دیکھو، غریب کیا شہر میں رہیں گے؟ آج جہاں ہم رہتے ہیں وہاں پہ فارسٹ ایریا ہے، وہاں پہ کم سے کم 10 فٹ سنو فال ہوتا ہے، کم سے کم 10 فٹ تک. جو غریب آدمی ہے وہ 8 مہینہ بیٹھتا ہے، 4 مہینہ کماتا ہے. وہ مزدور بتاؤ کیا کرے گا 4 مہینے میں؟ 8 مہینے میں وہ کھائے گا، کیا کھائے گا آپ بتاؤ مجھے؟ 4 5 بندے ہیں، کیا کرے گا کوئی؟ گورنمنٹ اس کو توجہ نہیں دیتی ہے، وہ امیروں کو دیتی ہے، غریبوں کو کوئی پوچھتا نہیں ہے. 8 مہینے ہم بیٹھ کے قرض رہتے ہیں امیروں سے، 4 مہینے میں وہ نہیں مکتا. ہم کہاں شاٹ بنائیں گے، کہاں بیٹھیں گے، کیا کریں گے؟ ہم تو مصیبت میں لگے ہیں. 8 مہینے میں وہاں 10 فٹ برف ہوتی ہے، کیا ادھر چلنا نہیں ہوتا ہے، سڑک نہیں، ہمیں پانی نہیں، ہمیں شاٹ نہیں، ہمیں کچھ نہیں. بولتا ہم نے 2 لاکھ دیا ہے، لیکن دیا کس کو سمجھ نہیں آ رہی، دیو کس کا ہے؟ بولتا ہم غریب.
सर ज़िला शोपियां के लोग और सड़क पे आए हुए थे। साहब ज़ाहिर है ये तहकीक तलब मामला है और इस मामले में अगर इंतज़ामिया तहकीक करेगी, क्योंकि बताया जाता है कि सरकार करप्शन के ख़िलाफ़ सख्त है और करप्शन का डर भी ज़मीनी सतह पे है, लेकिन जब ज़मीनी सतह पे निचले छोटे मुलाजिम पे ही ज़्यादा करप्शन का डर हो तो बड़े मुलाजमों से जब कोई पूछताछ नहीं हो तो फिर इल्ज़ाम है कि ऐसा ही होता है। इस मामले में अक्सर लोग बता रहे थे कि तहकीक करने की ज़रूरत है कि IAY जो है ये किस को दिए हैं, किसके कहने पे दिए हैं और वाकई हकदार को मिले या नहीं मिले हैं। तो हक की बात, हकदार की बात दिन भर में सनम के साथ। तो आज के दिन भर में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त, इस उम्मीद के साथ रब्बे कायनात की मर्ज़ी फिर करेंगे मुलाकात। रखिए अपना ख्याल। अल्लाह हाफिज़।